एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है ना। जो नंबर 1 है वो हमारा ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। इसी तरीके से हमारा दूसरा जो हमारा तथ्य है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 क्या है हमारा, ये जो 2 है ये हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से हमारा 3 जो है वो 3 क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 हमारा क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। इस बात का आप ध्यान रखें कि विषम में ना, विषम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 क्या जो है वो विषम नंबर है ना, और 2 क्या हमारा सम संख्या है। दोनों में देखेंगे हम सबसे छोटी हम अभाज्य के निकालें तो पहले 2 है अभाज्य संख्या है, अगर विषम के नहीं सोचेंगे तब हमारा क्या होगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और 2 क्या हमारा सम में भी है और विषम सम में भी है और नॉर्मल में भी है कि 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और वही 1 ना तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, है ना। चौथा पॉइंट हमारा पाई जो है वो, मैं जैसे कि मैंने बताया पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैं उसी टाइम बताया कि पाई का मान क्या होता है 22/7 भी होता है। तो 22/7 क्या हो जाता है हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है हमारा परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं पाई बस लिख दूं, है ना, जो कि 22/7 के ही बराबर रहता है, पाई जो है वो हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला 5वां पॉइंट है, 5वां तथ्य है कि जो 4 है ना, 4 है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है ना। ध्यान देंगे भाज्य, 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। देखो यहीं पे देखो 1 ना भाज्य ना ही भाज्य, 2 सबसे छोटी अभाज्य, 3 जो है विषम में सबसे छोटी अभाज्य, अगला है 4 से शुरू क्या हो जाता है भाज्य वाला। 4 जो है क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या। ठीक है, 1 से 10 तक की जो गिनती है उसमें अभाज्य संख्या की कुल संख्या कितनी होती है 4। ठीक है, जैसे कि देखो हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या में 2 है, 3 है, 7 है, और क्या है हमारा क्या क्या हो गया, देखो 2 3 5 है ना, और 7, 4 हो गया अभाज्य संख्या में से, है ना। तो 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या कुल संख्या कितने हैं 4। और देखो अब 1 से 25 तक के में, ठीक है, 1 से 25 तक की संख्या जो गिनती है, 1 से 25 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्याओं की कितनी संख्या हो जाएगी 9। ठीक है, जैसे 1 से 10 तक 4 है, तो अब देखेंगे और आगे निकालेंगे। 1 से 25 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्याओं की कितनी संख्या है, टोटल 9 संख्या है। 1 से 25 तक में जो क्या है अभाज्य संख्या है, जो ठीक है वो खुद से ही जाता है। उसी तरीके से 1 से 50 में देखेंगे। ठीक है, 1 से 50 में देखेंगे तो टोटल कितनी है अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 15। ठीक है, 1 से 50 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है 15 ठो है। ठीक है, इसी तरीके आपको कहीं भी पूछ दे 25 से 50 तक के कितने हैं, अब देखो 15 में से 9 घटा देंगे, है ना, तो बचेगा कितना बाकी 6। तो 25-50 के बीच में आप 6 भी कह सकते हैं ना। इसी तरीके से या तो 10 से 50 बोलेंगे तो 15 में से 4 घटा दो कितने होगा टोटल। जैसे देखो लास्ट पॉइंट में है 10 से 50 तक की गिनती की जो संख्या है 10 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है 11, है ना। उसी तरीके से देखो अगर 1 से 100 तक का पूछ रहे हैं आपसे, है ना, 1 से 100 तक की जो गिनती है उसमें कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या टोटल कितनी है 1 से 100 तक में तो 25। ठीक है, 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 25 है। इसी तरीके 10 से 25 में जैसे कि मैंने बताया 10 से 25 में क्या करेंगे, ये देखो 1 से 25 है और 1 से 10 है, 25-10 के बीच में निकाल देंगे, 5 9 में से 4 घटा दे, टोटल कितने हो गए 5 है। और 10 से 25 में 5 है, और 10 से 50 से पूछ दे तो हम 15 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बच गया 11 बच गया, है ना। इसी तरीके से 25-50 पूछे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या है 1 से 10 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 4 है, 1 से 25 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 है ना। 1 से 50 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है तो 15 है, और 1 से 100 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है तो टोटल 25 है। ठीक, इस तरीके से आप बाकियों का भी माइनस करके निकाल सकते हैं। हमारा अगला है, देखो याद करना ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पे है
कि देखो 10 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, 21 है। ठीक है, 10 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 21 है। लेकिन वहीं पे 1 से 75 तक की, 1 से 75 तक के अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या भी 21 है। 10 से 100 तक में और 1 से 75 तक कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि 75 से 100 के बीच में भी फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। इन दोनों के बीच में बस इतना ही, 75 से 100 तक के देखेंगे तो, है ना। तो 10 से 100 तक में भी 21 है और 1 से 75 तक में भी 21 है। इसी तरीके से 1 से 50 तक में कितना था, 15 था, है ना। तो उसे 50 से 75 में देखेंगे कितना हो जाएगा, देखो टोटल 6 हो गए, है ना। उसी बीच में जैसे 1 से 100 तक में कितना था, 25 था, लेकिन 1 से 75 में हम निकाल देंगे 21 को, तो बच गया कितना, 75 से 75 के बाद जो 76 से 100 तक में टोटल सिर्फ 4 ठो बस है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। उसी तरीके से 10 से 75 के बीच में, 10 से 75 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 21 में से 1 से 10 तक कितना था, 4 था, उस 4 को घटा देंगे, टोटल कितना, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज भी नहीं होंगे इन दोनों चीज़ों में। ठीक है, इसी तरीके से अब एक अंक की कुल संख्या, है ना, एक अंक की कुल संख्या टोटल 9 है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 है एक अंक की कुल संख्या। अब 2 अंक की कुल संख्या निकालेंगे, तो 2 अंक की कहाँ से हो जाएगा, 10 से शुरू करके 99 तक। ठीक है, 10 से शुरू करके कितना, 99 तक के संख्या में कुल संख्या कितनी है, तो देखो 1 से 9 तक की जो संख्या है, 9 अंक इधर से भी घट गया, और जो 100 लिखे तो 3 अंक ही हो जाता है। तो हमारा कितना आएगा, 10 से 99 तक का। तो हमारे 100 जो है, 1 से 100 तक में टोटल 100 हुआ, 100 का सवा वाला, है ना, सवा वाला, और 1 से 9 तक का वाला, ये कट गया, इधर का 9 और इधर का मान 1 करके टोटल 10 जो है वो घटा देंगे, तो टोटल कितना बचा, 90। तो 2 अंकों की कुल संख्या कितना है, 90। अब इसी का एक ट्रिक है जो बता देता हूँ आपको, कि अब हम जो हमारे हैं 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी, ऐसे कुल संख्या को निकालने का हमारे पास ट्रिक है, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रिक देखो क्या है, कि ट्रिक हमारा क्या है, कि हमारा क्या करेंगे, 9 गुणा जितने अंक निकालना हो, जितने अंक निकालना हो, जैसे कि देखो 3 अंक की बोले, 3 अंक जब हम गिनती करेंगे, हमारा क्या रहता है, 3 अंक की। अब जैसे उसमें देखें हम लोग इकाई दहाई वाले में 1 10 100, है ना, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, है ना। इस तरीके से 1 10 100 है, तो क्या करेंगे, 9 × 100 गुणा कर देंगे। देखो कितना हो गया, 9 से गुणा करेंगे तो 900। ठीक है, 900 देखो कैसे प्रूफ करके बताता हूँ, 3 अंकों की ना, 3 अंक में यहाँ बस 3 लिया हूँ, 3 अंक देखो क्या हो गया हमारा, 1 से 99 तक क्या हो गया, 99 अंक क्या होगा, 2 अंक, एक और 2 अंक हो गया। हमारा 100 से शुरू होगा और 1000 तक की जो है, 1000 तो हमारा 4 अंक ही हो गया। तो हम क्या करेंगे, 999 तक का देखेंगे। ठीक है, तो इधर हमारा 99 तक का छूट गया और 1000, तो टोटल कितना छूट गया, 100 तो ऐसे ही छूट गया। तो 1000 में 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 900 होगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, 900 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर 4 अंक का बोल दे, तो 4 अंक का देखो कैसे निकालेंगे, बता देता हूँ आपको, है ना। 4 अंक का बोल रहा हो तो देखो 4 तक का ले लो, 9 को गुणा करो, 4 अंक का है ना, 4 अंक का 9 गुणा, देखो 4 कैसे निकालेंगे, 1 10 100 एंड 1000। ठीक है, 1000 होगा, 1 10 100 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो इसका 1000 से गुणा कर दो, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 1000 से गुणा कर दो, कितना हो गया, ये 9000। तो 4 अंक की कुल संख्या कितनी होगी, 4 अंकों की कुल संख्या 9000 संख्या होंगे। ठीक है, 9000 ठो संख्या होंगे 4 अंकों की। ऐसे भी देख लो, हमारा क्या 1000 से शुरू होता है, 1000 से, और 10000 जैसे जाएंगे, ये देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 5 तो इसी कट गया, तो 1000 में से ये और एक वाला ये, है ना, ऐसे कट गया, तो टोटल कितने बच गए, हो गया 900, मतलब 9000। ठीक है, इस तरीके से हमारा 4 अंक का कितना हो गया, 9000 ठो बनेगा, और हमारा इस 3 अंक का क्या होगा, 900 होगा। 2 अंक का 90 है ना, 1 अंक का 9 ठो है, तो 9 के साथ गुणा करके हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला तथ्य है
कि यदि जीरो को दो अंकों के बीच, है ना, यदि जीरो को दो अंकों के बीच रख कर, जीरो को दो अंकों के बीच रख कर कोई संख्या बनाई जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, जीरो है उसे किसी दो अंकों के बीच रख कर अगर हम कोई संख्या बनाते हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या किससे विभाजित होगा, 1001, मतलब 1001 से विभाजित होगा, है ना। तो जैसे कि देखो जीरो को किसी दो अंकों के बीच रखकर देखें, जैसे कि हम देख लो 25 0 25, है ना। देखो दो अंक है उसके बीच में जीरो है, ये दो अंक है, ये दो अंक है, उसके बीच में जीरो भी है। अब इससे हम क्या करें, 1001 से देखो करते हैं, विभाजित करते हैं। देखो 1001 हुआ, है ना। और देखो कितने में चला जाएगा, 25 वाला देखो जा रखने बार 25 × 1001, याद करो 25 से कम 25 का 5 हासिल 2 हुआ, और 0 का 2 हो गया, ये 0 हुआ, और 25 से कम 25, है ना। देखो 25 0 25 आया, इस तरीके से ये 25 बार में चला जाएगा। इसी तरीके देख लो 27 × 0 27, है ना, और ये 1001, अब इसे भाग देकर देखो, है ना, ये एक बार में चला जाएगा। देखो कितने बार में जा रहा है, तो यहीं पर देख लो पहले चेक करके, 27 × 1001, ठीक है। देखो 27 से हम 27 के साथ 27 शून्य 0 हो जाए, इसलिए 2 को फिर वापस ले लेते हैं, ये 0 है, 27 से कम 27, देखो चला गया सेम, तो कितने बार में चला गया, 27 बार में, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक है कि अगर हम जीरो को किसी दो अंकों के बीच रख कर कोई संख्या बनाई जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 1001, मतलब 1001 से विभाजित होगा। और इसे रेगुलर नंबर है, जैसे सेम टू सेम है अगल बगल में, तो जब उसको डिवाइड करते हैं तो वही में से कोई एक जो है उसका आंसर बनकर भी आता है, ये जो है उसका आंसर बनकर आता है ना। तो इससे देखा हमने कि दो अंकों का जो लगातार जो दो अंकों हैं उसके बीच हम जीरो रखकर हम कोई बड़ी से बड़ी भी संख्या बनाते हैं तो किससे डिवाइड हो रहा है, 1001 से डिवाइड हो रहा है ना। तो देखो अब अगला तथ्य, अब कोई दो अंक है उसे दोहरा कर अगर हम 3 बार लिखते हैं, है ना, कोई दो अंक है जिसे दोहरा कर 3 बार लिखा जाए, जैसे कि देख लो 23 23 23, है ना, या तो 25 25 25 कर लो, या 20 20 20 कर लो, या 15 15 15, है ना। कोई दो अंक है जिसे हम दोहरा के 3 बार लिख रहे हैं, है ना। कोई एक अंक है 20 है, एक दो अंक है जिसे दोहरा कर हम 3 बार लिख रहे हैं, है ना। इस तरीके से उसे 3 बार दोहरा कर लिखते हैं तो वो क्या होगा, हमेशा 10101 से डिवाइड होगा, हमेशा इससे पूर्णतः डिवाइड होगा, है ना। कोई भी दो अंक है जिसे हम दोहरा कर 3 बार लिखते हैं तो वो किससे डिवाइड होगा, 10101 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा, डिवाइड होगा। देखो कैसे होता है, देखो 20 को ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं 10101 से, तो ये माना एक बार चला गया। अब इसको देखो, इसको चेक करने के कितने बार में चला जाएगा, तो देखो गुणा करो कितने बार में जा रहा है, 10,000 है, ये 20,000 कितना है, सैकड़ा, 10,000 और लाख। तो देखो 20 से पहले करके देखिए, 20 × 10101 से, तो 20 से कम 20 का 0, ये 0 है इसलिए 0 आ गया, 20 से कम 20 का फिर से 0, 0 है इसलिए 2 फिर से आया, और 20 से कम 20, देखो आया 2, ये और ये, तो कितने बार में चला गया, 20 बार में, है ना। इसको देखो, इसको जब करेंगे 10101 से करेंगे, है ना, 10,101 से करेंगे तो भी किसी ये एक बार में जाएगा। और 15 से देखो, क्योंकि 15 है तो किससे चला जाएगा, 15 कम 15, देखो यहाँ पे फिर से कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखो 15 गुणित 10101, है ना, 15 कम 15 का 5 हासिल है, 1 0 है, 15 शून्य 0 इसलिए 1 आ गया, 15 का 15 फिर से 1 आ जाएगा, 15 कम 15, और ये हो गया 15 15 का 3 बार ये भी हो गया, और इस तरीके से 15 बार में चला जाएगा। मतलब कहने का है कोई दो अंक है उसे दोहरा कर हम 3 बार लिख रहे हैं, वो 10,101 मतलब 10101, है ना, 10,101 से पूर्णतः विभाजित होगा, और उसका आंसर ही क्या आ गया, वही दो अंक जिसे हम 3 बार दोहरा रहे हैं, वही अंक जो दो अंक है वही उसका आंसर आएगा। जैसे इसमें देखो 15 आया, 20 से किए तो 20 देखो इसका आंसर आ रहा है ना, ये 20 इसका आंसर आ रहा है। अगर मैं 25 को करता हूँ तो 25 बार में जाएगा, उसका आंसर क्या आएगा, 25 से आएगा, है ना। इस तरीके से क्या है कि ये 10,101 में पूर्णतः विभाजित है, ये हमारा तथ्य है, ठीक है। अब अगला है कि किसी संख्या का जब वर्ग करें, है ना, किसी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं
तो उसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता। इसको पहले मैं बता चुका हूँ, किसी संख्या को हम अगर वर्ग करते हैं तो उसके इकाई अंग में 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब हमारा अगला है कि दो क्रमागत, है ना, हमारा अगला है कि दो क्रमागत विषम अंकों को, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों को अगर हम वर्ग करते हैं, उनके वर्गों का अंतर जो आएगा वो क्या होगा, 8 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का वर्ग करते हैं तो उनके वर्गों का अंतर हमेशा 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि देखो, कोई भी लेते हैं, पहले शुरुआत का ही ले लेते हैं। 3 क्या है, विषम अंक है, और क्रमागत में क्या आता है, 5 आता है इसके बाद। तो 5 का स्क्वायर करो, उनके वर्गों का अंतर, है ना, तो 3 को स्क्वायर। 5 बड़ा अंक है, इसको पहले लिखेंगे, 3 छोटा है उसके बाद में लिखेंगे। इनके वर्गों का अंतर करते हैं, 5 पंचा 25 आया और 3 तिया 9 आया, 5 × 5 का। तो देखो क्या हुआ, 25 में से 9 गया तो 16, और ये 8 से हमेशा 8 × 8, 8 दूनी 16 पूर्णतः विभाजित होगा। 2 बार में चला गया। इसी तरीके से आप कोई भी ले लो, अब 5 और 7 भी ले सकते हैं, है ना। 7 को पहले लिखें तो 7 7 49 होगा, और 5 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, और दोनों घटाओ, देखो क्या आएगा, ये 4 आया और यहाँ से 2 आएगा 24, और 8 से देखो क्या, 8 × 8, 8 या 24, देखो, है ना। तो दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का वर्ग करते हैं और उनके वर्गों का अंतर निकालते हैं, तो जो हमें रिजल्ट आता है वो 8 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होता है। इसी तरीके आप बड़े अंक का भी देख सकते हैं, जैसे कि आप ले लो विषम में 25 का ले लो और 27 का ले लो, ठीक है। दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 25 कितना होता है, 625 होता है, और 27 कितना होता है बताइए, है ना। चलो 27 का तो निकाल लेते हैं आपके लिए, मुझे तो याद है लेकिन आपको मैं एक बार निकाल के बता देता हूँ, है ना, जिससे जल्दी से भी समझ आए। 7 7 49 निकालो, और 7 दूनी 14, और उसमें का 4 18, ठीक है। अभी कट हो गया, 2 7 14 हुआ, और 2 दूनी 4 और 1 5, है ना। तो कितना, 9 आया, 8 4 12, और ये गए इधर, और 7 2 729, तो कितना आता है, 27 का 729। तो इसका याद करने का एक तरीका है, 27 को क्या लिखो, 7 उल्टा कर दो और दोनों मिला करके 9, ये इसका ट्रिक है 27 का। और ये 25 का होता है कि 5 2 लिख लो और 5 के बढ़ा के सामने लिख लो, तो इस तरीके 26 हो जाता है, 625 हो जाता है 25 का, है ना। तो देखो फिलहाल हमारा इसमें ये 27 का जब वर्ग किया कितना आया, 729 आया, और 25 का किए तो कितना आया, 625 आया। दोनों को कटाओ तो इसे 4 आएगा, और 2 2 खत्म, अब एक का ये आया। अब ये 8 से देखो क्या होगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 चला गया, 2 बचा, और ये 8 या 24, 8 से पूर्णतः विभाजित हो गया ना। तो इसी तरीके से क्या है हमारा तथ्य कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, अब अगला तथ्य है कि हमेशा, है ना, हमेशा सम संख्या का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हमेशा उसका जो निकल के आएगा सम संख्या का वर्ग, वो सम संख्या ही आएगा, है ना। इसी तरीके से विषम संख्या का जब वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, विषम संख्या ही आएगा। कहने का मतलब है कि जब सम संख्या का वर्ग करेंगे, इकाई अंक सम संख्या का रहेगा, विषम संख्या का जब वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या होगा, विषम संख्या होगा। इसी से पता चलता है ना इकाई अंक से कि सम संख्या विषम संख्या है वो, है ना। अब हम संख्याओं के प्रकार का सूत्र जानेंगे। सूत्र होगा कि संख्याओं का योगफल का और अंतर का, इन सब का सूत्र जानेंगे। इस तरीके से जो है संख्याओं का हमें सॉल्व करेंगे इसी सूत्र के सहायता से, और जो हम अभी तक जो तथ्य पढ़े उसके सहायता से हम संख्याओं के प्रकार को सॉल्व करेंगे, है ना। तो जानते हैं कि संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या है, उनके अंतरों का योगफल, अंतरों का सूत्र क्या है ना।